तीन बहुओं का बारिश में लहराते खेत और रसोई। नदी के किनारे पर एक छोटा सा गांव बसा होता है जहां सिर्फ 10-15 घर होते हैं। गांव के उस पार बहती नदी के बाद दूर दूर तक फैले खेत होते हैं। खेतों में लगभग 18-20 किलोमीटर आगे शहर होता है। गांव के किनारे कमला देवी का एक छोटा सा टीन का घर बना होता है जिसके ऊपर सूखी घास का छप्पर लगा होता है। बारिश की बूंदें टीन पर लगातार टप टप गिर रही होती हैं। घर के अंदर पूरा परिवार जमीन पर बैठा होता है। घर में खाने के लिए मुश्किल से थोड़ा सा आटा बचा होता है। घर में खाना खाने के लिए अनाज तक नहीं बचा। क्या फायदा ऐसी खेती का जिसमें अपने ही बच्चे भरपेट खाना ना खा सके। तुम्हें पता तो है कमला, कभी इतनी तेज बारिश हो जाती है कि सारी फसल डूब जाती है, तो कभी इतनी धूप निकलती है कि खेत सूख जाते हैं। मौसम का कोई भरोसा ही नहीं रहा। पापा जी, अगर इस बार ठेकेदार से बात करके अच्छी खाद डलवा दे तो शायद फसल बेहतर हो जाए। थोड़ी मेहनत और सही खाद मिल जाए तो खेत फिर से लहरा सकता है। भगवान ने चाहा तो इस बार हमारी किस्मत जरूर बदलेगी। बेटा, ठेकेदार तो वैसे ही हमसे नाराज बैठा है। ऊपर से हम लोग कई दिनों से उसके काम पर भी नहीं जा पाए। कहीं उसने किसी और मजदूर को रख लिया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा पापा जी, हम उससे बात करेंगे, वो हमारी मजबूरी जरूर समझेगा। जब तक मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे तब तक उम्मीद भी नहीं छोड़ेंगे। शाम होते होते पूरा परिवार सिर्फ सूखी रोटियां खाता है। सब्जी नहीं होती न दाल। सभी चुपचाप रोटी खाकर जमीन पर बिछी चटाई पर सोने की तैयारी करने लगते हैं। अपने बच्चों की ऐसी हालत देखकर दिल टूट जाता है। पता नहीं कब तक ये लाचारी झेलनी पड़ेगी। एक दिन जरूर आएगा कमला, जब हमारे खेत भी बारिश में लहराएंगे और हमारा भी एक पक्का घर होगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही तीनों बहुएं उठ जाती हैं। टीन के छोटे से घर के अंदर मिट्टी का चूल्हा जल रहा होता है। बारिश की वजह से लकड़ियां गीली होती हैं, इसलिए चूल्हे से धुआं पूरे घर में भर जाता है। तीनों बहुओं की आंखों में लगातार आंसू निकल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो सबके लिए खाना बनाने में लगी रहती हैं। धुएं की वजह से तो आंखें खुल ही नहीं रही हैं। अगर हमारे पास गैस होती तो इतनी परेशानी नहीं होती। अभी जैसे भी हैं काम तो करना ही पड़ेगा, सबको खेत भी जाना है। किसी तरह खाना तैयार होता है। पूरा परिवार जल्दी जल्दी खाना खाकर नदी पार करके खेतों की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में कीचड़ और फिसलन होती है। वहां पहुंचते पहुंचते काफी देर हो जाती है। ठेकेदार पहले से ही मजदूरों के बीच खड़ा उनका इंतजार कर रहा होता है। अरे आज भी तुम लोग देर से आए हो। अगर रोज यही हाल रहा तो किसी और को काम दे दूंगा मैं। मालिक, ऐसा मत कीजिए, हमें गाँव से नदी पार करके आना पड़ता है। सुबह पहले घर का काम भी करना पड़ता है, इसीलिए देर हो जाती है। हम कल से और जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे। बस आखिरी मौका दे रहा हूँ, अगली बार देर हुई तो काम खत्म। तीनों भाई और बहू बिना कुछ कहे सिर झुका लेते हैं और खेत में काम शुरू कर देते हैं। अगली सुबह आसमान में काले बादल छा जाते हैं। जोरदार गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। पूरे गांव की कच्ची सड़क घुटनों तक पानी में डूब जाती है। नदी का पानी भी तेजी से बढ़ने लगता है। गांव के ज्यादातर लोग अपने अपने घरों में ही रुक जाते हैं। आज कोई भी घर से बाहर मत निकलना, रास्ता बहुत खतरनाक है। अगर आज नहीं गए तो खेत पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। हम लोग कट्टे ओढ़कर निकलते हैं, जितना बचा सकते हैं बचाएंगे। डरने से कुछ नहीं होगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी। चलो भाइयों, देर मत करो। पूरा परिवार कट्टे ओढ़कर बारिश में निकल पड़ता है। तेज बारिश के बावजूद कुछ ही मिनटों में सब पूरी तरह भीग जाते हैं। कई बार फिसलते हैं, लेकिन फिर भी किसी तरह खेत तक पहुंच जाते हैं। खेत में पहुंचते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरा खेत पानी से लबालब भरा होता है। आधी से ज्यादा फसल पानी में डूब चुकी होती है। पौधे झुक गए होते हैं। अगर आज पानी नहीं निकाला तो कल तक पूरी फसल सड़ जाएगी। जल्दी से नालियां बनाओ, जितना पानी निकाल सकते हैं निकालो। एक एक मिनट कीमती है। हम भी साथ देते हैं। पानी इस तरफ मोड़ो, यहाँ से जल्दी निकलेगा। भगवान हमारी मेहनत बेकार मत जाने देना। तीनों बहुएं और तीनों बेटे घंटों बारिश में भीगते हुए खेत में छोटी छोटी नालियां बनाते हैं। धीरे धीरे पानी खेत से बाहर निकलने लगता है। सभी कीचड़ से लथपथ हो चुके होते हैं। शाम तक सभी लोग पूरी तरह थककर भीगे कपड़ों पर घर लौटते हैं। टीन के घर से अब भी पानी टपक रहा होता है। सभी चुपचाप बैठ जाते हैं। उनके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही होती है। ऐसे कब तक चलेगा? हर बार बारिश आते ही सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। रोज शहर जाने में ही 3-3 घंटे निकल जाते हैं। फिर खेत और मजदूरी सब संभालना मुश्किल हो रहा है। अगर यही हाल रहा तो हमारा गुजारा कैसे होगा? हमें कोई नया रास्ता निकालना होगा। तीनों बहुएं और तीनों बेटे एक दूसरे की ओर देखते हैं। बारिश अब भी लगातार हो रही होती है। हर रोज पूरा परिवार सुबह अंधेरा रहते ही घर से निकल जाता है। नदी पार करके उन्हें लगभग 18-20 किलोमीटर दूर शहर जाना पड़ता है।
वहीं से राशन, सब्जियां, बीज और खेती का बाकी सामान खरीदना पड़ता है। आने जाने में ही आधे से ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। गांव में पानी की कोई व्यवस्था नहीं होती। पीने का पानी लाने के लिए भी उन्हें काफी दूर बने एक पुराने कुएं तक जाना पड़ता है। इन सब चीजों में रोज कई घंटे निकल जाते हैं। आधा दिन तो इस पानी के पीछे ही निकल जाता है। मम्मी जी, अगर घर के पास पानी होता तो हम खेत में और ज्यादा समय दे पाते। शहर जाने में किराया अलग, सामान का खर्च अलग, बचता ही क्या है। कभी लगता है कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन गरीबी हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही। अगले दिन दोपहर होते होते आसमान काले बादलों से भर जाता है। अचानक बहुत तेज तूफान आने लगता है। हवा इतनी तेज चल रही होती है कि पेड़ तक झुकने लगते हैं। कमला का टीन का घर जोर जोर से थरथराकर कांपने लगता है। पूरा परिवार घर के अंदर सहमा हुआ बैठा होता है। ये भगवान, इतनी तेज आंधी तो मैंने कभी नहीं देखी। सब लोग जल्दी अलग अलग कोने में आ जाओ। तभी तेज हवा का एक भयंकर झोंका आता है। पूरा टीन का छप्पर हवा में उड़ जाता है। दीवारें गिर जाती हैं। घर का सामान इधर उधर बिखर जाता है। कुछ ही पलों में उनका पूरा घर उजड़ जाता है। हमारी रसोई भी टूट गई है। अब हम खाना कैसे बनाएंगे? रसोई तो क्या, पूरा घर ही उजड़ गया। अब सिर छुपाने की भी जगह नहीं बची। भगवान, हमने आखिर ऐसा कौन सा गुनाह किया है। पूरा परिवार जमीन पर सिर पकड़कर बैठ जाता है। हर किसी की आंखों में आंसू होते हैं। ये गरीबी एक दिन हमारी जान लेकर रहेगी। कहाँ हम सपना देख रहे थे कि एक दिन हमारे खेत लहराएंगे और अच्छा घर होगा, लेकिन भगवान ने तो हमसे ये झोपड़ी भी छीन ली। जैसे तैसे पूरा परिवार तूफान का सामना करता है। शाम तक हवा शांत हो जाती है। अगले दिन सभी लोग मिट्टी और ईंटें इकट्ठी करके छोटा सा घर बनाने की कोशिश शुरू कर देते हैं। एक कोने में मिट्टी का चूल्हा भी बना लेते हैं। अभी छोटा ही सही, लेकिन अपना घर फिर से बना लेंगे। मेहनत करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगले ही दिन फिर से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। देखते ही देखते मिट्टी का चूल्हा पानी में बह जाता है। आधी बनी दीवारें भी गिर जाती हैं। हमारा चूल्हा भी टूट गया। इतनी मेहनत एक ही बारिश में खत्म हो गई। आखिर हमारी परीक्षा कब खत्म होगी। अब पूरा परिवार घर बनाने में लगा रहता है। कई दिनों से वो खेत पर भी ठीक से नहीं जा पा रहे होते हैं। जो कभी कभी जाते भी हैं तो बिना खाना खाए काम करना पड़ता है। शाम को तीनों बेटे और तीनों बहुएं थके हारे वापस आते हैं। सभी के चेहरे पर भूख और थकान साफ दिखाई देती है। एक तो घर नहीं बन पा रहा है, ऊपर से रसोई भी नहीं है। भूखे पेट अब खेत में काम भी नहीं होता। तभी नेहा कुछ सोचते हुए सभी की तरफ देखती है। हमें पूरा दिन खेत पर ही रहना पड़ता है, तो क्यों ना कुछ दिनों के लिए खेत पर ही अपनी रसोई बना ले। सही कह रही हो, वहीं खाना बनाएंगे, वहीं खाकर काम करेंगे और बीच बीच में यहाँ आकर अपना घर भी बनाते रहेंगे। बेटा, तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है। चलो अब यही करेंगे। अगले दिन पूरा परिवार ठेकेदार की किराए वाली जमीन पर पहुंच जाता है। खेत के किनारे बांस की डंडियां गाड़कर उनके ऊपर सूखे छप्पर की छत बना देते हैं। नीचे मिट्टी का चूल्हा तैयार करते हैं। पास ही चटाई बिछा देते हैं। खेत के पास सरकारी नल लगा होता है, जिससे उनके पानी की सबसे बड़ी परेशानी खत्म हो जाती है। अब कम से कम पानी भरने में घंटों बर्बाद नहीं होंगे। ताज़ा खाना भी यहीं बन जाएगा और भूखे पेट काम भी नहीं करना पड़ेगा। अब सुबह तीनों भाई खेत में हल चलाते हैं, बीज डालते हैं और खाद डालते हैं। तीनों बहुएं भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं। दोपहर में ताज़ा खाना बनाकर सभी मिलकर खाते हैं। शाम को घर लौटकर फिर अपने नए घर को बनाने में जुट जाते हैं। कई दिनों की मेहनत के बाद उनका मिट्टी का घर लगभग तैयार हो जाता है। तभी एक रात फिर से तेज बारिश शुरू हो जाती है। सुबह जब पूरा परिवार वहां पहुंचता है तो उनकी बनाई हुई दीवारें फिर से पानी में बह चुकी होती हैं। हमारी सारी मेहनत फिर से खत्म हो गई। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा। लगता है भगवान हमारी बहुत बड़ी परीक्षा ले रहे हैं। पता नहीं हमारा घर आखिर कब बन पाएगा। आसपास रहने वाले गरीब पड़ोसी उनकी मेहनत देखकर उनके पास आ जाते हैं। अरे बेटा, इस मौसम में सभी गरीबों का यही हाल है। ये टिन के घर तो कभी भी उड़ जाते हैं। हमारे घर में भी बहुत दिक्कत है। गरीब आदमी जब तक अपने दम पर कुछ नहीं करता तब तक उसे ऐसी परेशानियों से गुजरना ही पड़ता है। कम से कम कोई तो हमारा दर्द समझता है। जहां उन्होंने खेत के पास अपनी छोटी सी रसोई बनाई होती है, उसके आसपास बड़े बड़े पक्के मकानों में अमीर परिवार रहते हैं। एक दिन कुछ अमीर महिलाएं वहां खड़ी होकर उनकी रसोई देखकर हंसने लगती हैं। अरे देखो, कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी वाली बन रही है। इन्होंने तो खेत में ही रसोई बना ली। इन जैसे लोगों को यहाँ से भगा देना चाहिए। इन गरीबों ने तो पूरे मोहल्ले का माहौल खराब कर दिया है। जहाँ मजदूरी करने आते हैं वहीं अपनी झोपड़ी भी बना लेते हैं। तीनों बहुएं उनकी बातें सुन लेती हैं, लेकिन इस बार चुप नहीं रहती। हम आपसे कुछ मांग तो नहीं रहे, जो कर रहे हैं अपनी मेहनत से कर रहे हैं।
अगर हमने यहाँ रसोई बना ली तो आपको क्या परेशानी है? गरीब आदमी कितनी मुश्किलों में जीता है, शायद इसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। एक तो गरीब, ऊपर से कितनी जुबान चल रही है। गरीब होना शर्म की बात नहीं है, लेकिन किसी मेहनतकश इंसान का मजाक उड़ाना जरूर शर्म की बात है। बहुओं की बात सुनकर अमीर औरतों के चेहरों पर अब भी घमंड साफ दिखाई दे रहा होता है। क्या तीनों बहू का ये संघर्ष कभी खत्म होगा? क्या उन्हें भी जीवन में सफलता मिलेगी? एक रात जब पूरा परिवार खेत के दूसरे हिस्से में फसल की रखवाली कर रहा होता है, तब वही औरतें अमीर चुपके से उनकी रसोई के पास पहुंच जाती हैं। वो बांस की डंडियां तोड़ देती हैं, छप्पर गिरा देती हैं, मिट्टी का चूल्हा तोड़ देती हैं और बर्तन चारों तरफ फेंक देती हैं। कुछ ही मिनटों में पूरी रसोई बर्बाद हो जाती है। अब देखती हूँ ये लोग यहाँ कैसे खाना बनाते हैं। अब इन्हें समझ आएगा कि अमीरों के इलाके में झोपड़ी बनाना कितना महंगा पड़ता है। चलो जल्दी निकलो, सुबह तमाशा देखेंगे। अगली सुबह सूरज निकलते ही पूरा परिवार रसोई की तरफ आता है। सामने का दृश्य देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बांस की डंडियां टूटी हुई जमीन पर पड़ी होती हैं। मिट्टी का चूल्हा पूरी तरह टूट चुका होता है। बर्तन इधर उधर बिखरे होते हैं। सब्जियां मिट्टी में मिली होती हैं। हमारी रसोई फिर से उजड़ गई। लेकिन हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? अगर इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो इस दुनिया में इंसानियत कैसे बचेगी? अभी वही अमीर औरतें वहां से गुजरती हैं और जोर जोर से हंसने लगती हैं। और क्या हुआ? तुम्हारी खेत वाली रसोई बची या फिर उड़ गई? लगता है ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। अब समझ आया रहने का नतीजा? आप हमारी रसोई तोड़ सकती हैं, लेकिन हमारी मेहनत नहीं तोड़ सकती। पूरा परिवार फिर से हिम्मत जुटाता है। सभी मिलकर दोबारा रसोई तैयार करने लगते हैं। इस बार बांस की मजबूत डंडियां लगाई जाती हैं और छप्पर की रस्सियों से अच्छी तरह बांध दिया जाता है। इधर तीनों भाई खेत में दिन रात मेहनत करते हैं। धीरे धीरे खेत में छोटी छोटी हरी फसलें लहराने लगती हैं। पहली बार उनकी मेहनत रंग लाने लगती है। देखो, बीज आखिर उगने लगे। लगता है इस बार भगवान हमारी सुन रहे हैं। बस ऐसे ही मेहनत करते रहे तो सब बदल जाएगा। खेत के किनारे वो एक छोटा सा मिट्टी का घर भी बनाना शुरू कर देते हैं। रसोई के ऊपर लौकी, तोरई और कद्दू की बेल चढ़ा देते हैं। कुछ ही दिनों में छोटा सा मिट्टी का घर तैयार हो जाता है। अब ये जगह सचमुच अपना घर जैसी लगने लगी है। देखो, बेलों पर सब्जियां भी आने लगी हैं। अब रोज ताजी सब्जियां भी मिलेंगी। अब पूरा परिवार दिन भर खेत में काम करता है। कोई हल चलाता है, कोई खाद डालता है, तो कोई पौधों की देखभाल करता है। शाम को सभी अपने छोटे से मिट्टी के घर में आराम करते हैं। एक दिन खेत में काम करते समय अचानक झाड़ियों से एक सांप निकलकर देवेश के पैर पर काट लेता है। मुझे सांप ने काट लिया। जल्दी बैठो, घबराना मत। पहले पैर के ऊपर कसकर कपड़ा बांधो। खेत के उस कोने में जो जड़ी बूटियां लगाई हैं, मैं अभी पत्तियां लेकर आती हूँ। नेहा जल्दी से जड़ी बूटी वाली फसल से कुछ पत्तियां तोड़कर लाती है, उन्हें पीस कर लेप बनाती है और देवेश के पैर पर लगाती है। तीनों बहुएं मिलकर उसकी देखभाल करती हैं। भगवान का शुक्र है कि तुम लोगों ने समय रहते संभाल लिया। पहले उनकी रसोई तोड़ी जा चुकी होती है, इसलिए अब पूरा परिवार पहले से ज्यादा सतर्क रहने लगता है। हर रात एक बहू और एक बेटा खेत पर ही रुककर रखवाली करते हैं। वो एक खाट बिछाकर वहीं सो जाते हैं ताकि कोई फिर नुकसान न पहुंचा सके। अब हम एक पल के लिए भी खेत को अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं भी आज यहीं रुकूंगी। सुबह सूरज निकलते ही वो खेत से ताजी लौकी, भिंडी, टमाटर और हरी मिर्च तोड़ते हैं। रसोई में ताजा खाना बनाते हैं और फिर सभी चटाई पर बैठकर मिलजुल कर खाना खाते हैं और दोबारा खेत के काम में लग जाते हैं। चाहे जितनी मुश्किलें आए, अब हम हार नहीं मानेंगे। यही मेहनत एक दिन हमें हमारी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। धीरे धीरे उनकी दिनचर्या बन जाती है। दिन में खेती, रात में रखवाली। अगली सुबह हल्की हल्की बारिश और ठंडी हवा चल रही होती है। खेत के किनारे बनी छोटी सी रसोई में तीनों बहुएं मुस्कुराते हुए कुछ खास बनाने की तैयारी कर रही होती है। रिया खेत से ताजे आलू निकाल कर लाती है और मेघा बेसन का घोल तैयार करती है और नेहा मिट्टी के चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर आलू के गर्मा गर्म पकौड़े तलने लगती है। बारिश की बूंदें छप्पर से हल्की हल्की टपक रही होती हैं। सभी लोग चटाई पर बैठकर गर्मा गर्म पकौड़ों का आनंद ले रहे होते हैं। बेटा, तुम लोगों ने हमारी बंजर जमीन को सच में सोना बना दिया। अब इस खेत को देखकर दिल खुश हो जाता है। अरे, ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी में पहली बार इतना ताजा और स्वादिष्ट खाना खा रहा हूँ। मम्मी जी, किसान कभी हार नहीं मानता और जो इंसान हार नहीं मानता, भगवान भी उसे उसकी मंजिल तक जरूर पहुंचाते हैं। हमारी असली ताकत यही खेत और हमारी मेहनत है। पूरा परिवार बारिश की फुहारों के बीच हंसते मुस्कुराते हुए गर्मा गर्म आलू के पकौड़े खाता है। काफी दिनों बाद उनके चेहरे पर सच्ची खुशी दिखाई देती है। दोपहर को बारिश रुक चुकी होती है। तीनों बेटे खेत में खाद डाल रहे होते हैं।
तीनों बहुएं पौधों के आसपास की घास साफ कर रही होती हैं। तभी अचानक पास के जंगल की तरफ से 2 सांड और एक गाय तेज रफ्तार में भागते हुए खेत की तरफ आने लगते हैं। अरे सब लोग संभल जाओ। रिया, मेघा, नेहा, जल्दी घर की तरफ भागो। अगर उन्होंने टक्कर मार दी तो बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। तीनों बहुएं तेजी से मिट्टी के घर की तरफ भागने लगती हैं। तभी एक सांड दिशा बदलकर नेहा की तरफ दौड़ पड़ता है। बचाओ। इससे पहले कि कोई उसे बचा पाता, सांड अपने सींग से नेहा की कमर में जोरदार टक्कर मार देता है। नेहा दर्द से चीखती हुई जमीन पर गिर जाती है। दूसरी तरफ दोनों जानवर पूरे खेत में दौड़ते हुए कई जगह फसल रौंद देते हैं। हमारी मेहनत सब बर्बाद हो गई। अभी तो खेत फिर से लहराने लगे थे, ये क्या हो गया? सभी लोग नेहा को संभाल कर मिट्टी के घर में ले आते हैं। उसकी कमर में तेज दर्द हो रहा होता है। परिवार के पास इतने पैसे नहीं होते कि डॉक्टर को बुला सके, इसलिए सभी मिलकर घरेलू इलाज करने का फैसला करते हैं। डॉक्टर बुलाने के पैसे भी नहीं हैं। जो जड़ी बूटियां उगाई हैं उनसे शायद आराम मिल जाए। रिया और मेघा खेत से कई तरह की औषधि पत्तियां तोड़कर लाती है, उन्हें पीस कर लेप कर तैयार करती है। फिर नेहा की कमर पर धीरे धीरे लेप लगाकर साफ कपड़े से पट्टी बांध देती है। थोड़ा दर्द कम लग रहा है। भगवान करे मेरी बेटी जल्दी ठीक हो जाए। अब कुछ दिन तुम बिल्कुल आराम करोगी। अगले कई दिनों तक नेहा ठीक से चल भी नहीं पाती। वो घर का कोई काम नहीं कर पाती। ऐसे में रिया और मेघा पूरे घर और खेत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लेती है। सुबह रसोई संभालती है, फिर खेत में काम करती है और शाम को घर बनवाने का काम भी करती है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती हम दोनों सब संभाल लेंगे। आखिर हम तीनों बहनें सिर्फ नाम की बहुएं नहीं। मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, फिर पहले से भी ज्यादा मेहनत करूंगी। भगवान हर घर को तुम जैसी बहुएं दे। उधर तीनों बेटे मिलकर जानवरों द्वारा खराब की गई फसल को दोबारा ठीक करने लगते हैं। जहां पौधे टूट गए होते हैं वहां नए पौधे लगा दिए जाते हैं। खेत की मेड़ पर फिर से मजबूत की जाती है ताकि दोबारा जानवर अंदर ना आ सके। धीरे धीरे कुछ दिनों बाद नेहा की चोट भी काफी ठीक हो जाती है। अब मैं फिर से खेत में काम करूंगी। देखो हमारी फसल भी फिर से हरी होने लगी है। कुछ ही दिनों में खेत फिर से हरे भरे दिखाई देने लगते हैं। पूरे परिवार के चेहरे पर एक बार फिर उम्मीद की मुस्कान लौट आती है। अगली सुबह आसमान में हल्के हल्के बादल छाए होते हैं और फुहारें पड़ रही होती हैं। खेत के किनारे बनी छोटी सी रसोई के पास रिया टोकरी लेकर खेत से ताज़ी भिंडी, टमाटर, हरी मिर्च, लौकी और धनिया तोड़कर लाती है। मेघा मिट्टी के चूल्हे पर गर्मा गर्म सब्जी बना रही होती है और नेहा ताज़ी रोटियां सेक रही होती है। बारिश की ठंडी हवा रसोई तक आ रही होती है। कुछ ही देर बाद पूरा परिवार चटाई पर बैठकर ताज़ा खाना खाने लगता है। पहले रसोई में खाना बनाते समय कितनी परेशानी होती थी, लेकिन यहाँ तो खाना बनाने में भी मजा आ रहा है। अपनी मेहनत की कमाई और अपने खेत की सब्जियाँ, इससे अच्छा खाना और क्या होगा। बारिश की ठंडी हवा के साथ गर्मा गर्म खाना, ऐसा लगता है जैसे सारी थकान ही खत्म हो गई। अब तो लगता है भगवान हमारी मेहनत का फल देना शुरू कर चुके हैं। पूरे परिवार की नजरें दूर तक लहराती हुई फसलों पर जाती हैं। सुनहरे खेत देखकर उनके मन में अब कुछ बड़ा करने का सपना और भी मजबूत हो जाता है। सभी लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी रिया सोचते हुए सबकी तरफ देखने लगती है। हमें फसल के साथ साथ कुछ और भी करना होगा। सिर्फ खेती से हमारा गुजारा नहीं चल पाएगा। बिल्कुल सही। और ठेकेदार भी इतनी मजदूरी नहीं देता कि हम हमेशा उसी पर निर्भर रहें। अगर बाहर मजदूरी करने भी जाएं तो आने जाने में ही आधे पैसे किराए में निकल जाते हैं। बचत ही क्या है। इतनी मेहनत के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं। हमें ऐसा काम करना होगा जो यहीं खेत के पास हो जाए और कहीं दूर भी ना जाना पड़े। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा जाता है। तभी नेहा की आंखों में अचानक चमक आ जाती है। मुझे एक आइडिया आया है। क्यों ना हम अपनी इस ताजी रसोई के साथ यहीं एक छोटा सा ढाबा खोल लें। ढाबा? देखो यहाँ रोज कितने किसान, मजदूर और ट्रैक्टर वाले आते जाते हैं, लेकिन यहाँ ना खाने की कोई जगह है और ना ही कोई छोटी दुकान जहाँ जरूरत का सामान मिल सके। सही कह रही हो। अगर हम ताजा खाना बनाकर खिलाएं और साथ में चिप्स, बिस्कुट, कुरकुरे और जरूरी सामान भी रखें तो लोग जरूर आएंगे। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। सभी लोग अब इस नए आइडिया पर चर्चा करने लगते हैं, लेकिन रघु के मन में अभी भी चिंता होती है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है ये सब इतना आसान होगा? ढाबा खोलने के लिए पैसे भी तो चाहिए। इस बार जो अनाज निकलेगा उसका आधा हिस्सा ठेकेदार को दे देंगे। एक बोरी अपने खाने के लिए रख लेंगे और बाकी सारा अनाज शहर में बेच देंगे। जो पैसे मिलेंगे उन्हीं से अपना ढाबा शुरू करेंगे। सच में ये तो बहुत अच्छा प्लान है। मेरी बहुएं अब सिर्फ खेती ही नहीं, कारोबार भी सोचने लगी हैं। अगले कई दिनों तक पूरा परिवार दिन रात मेहनत करता है। आखिर वो दिन आ जाता है जब उनकी गेहूं की फसल पूरी तरह तैयार हो जाती है। सभी मिलकर फसल काटते हैं, अनाज निकालते हैं और बोरी भरने लगते हैं। शाम तक 8 बड़ी बोरियां भर जाती हैं।
देखो भाई, इस बार भगवान ने हमारी मेहनत सफल कर दी। पूरे 8 बोरी अनाज निकला है। अगले दिन 4 बोरियां ठेकेदार को दे दी जाती है। 1 बोरी घर के खाने के लिए अलग रख दी जाती है। बाकी 3 बोरियां बैलगाड़ी में रखकर तीनों भाई शहर के अनाज मंडी में बेचने चले जाते हैं। उम्मीद है कि इस बार अच्छी कीमत मिलेगी। अगर अच्छे पैसे मिल गए तो हमारा सपना पूरा हो जाएगा। शाम होते होते तीनों भाई शहर से वापस लौटते हैं। जैसे वो खेत के पास बने अपने छोटे से घर में पहुंचते हैं, तीनों बहुएं उत्सुकता से उनकी तरफ देखने लगती हैं। लो, हमारी पहली बड़ी कमाई। तीनों भाई पूरे पैसे अपनी पत्नियों के हाथ में रख देते हैं। इतने सारे पैसे, हमारी मेहनत आखिर रंग ले आई। बस इतने ही पैसे काफी हैं। अब हम अपना छोटा सा ढाबा और दुकान शुरू कर सकते हैं। आज पहली बार लग रहा है कि हमारे अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। अगले ही दिन से तीनों बेटे बांस, लकड़ी और टीन की मदद से एक छोटा सा ढाबा बनाना शुरू कर देते हैं। रिया, मेघा और नेहा मिट्टी को समतल करके बैठने की जगह तैयार करती है। कुछ दिनों की मेहनत के बाद ढाबा बनकर तैयार हो जाता है। बाहर बांस के स्टैंड पर चिप्स, बिस्किट, कुरकुरे और टॉफियों के पैकेट टंगे होते हैं। अंदर खेत वाली रसोई में ताज़ा खाना बनता है। ढाबे की छत पर लौकी, तोरई और कद्दू की हरी हरी बेलें फैली होती हैं, जो पूरे ढाबे को बेहद सुंदर बना देती हैं। अरे वाह, हमारा छोटा सा ढाबा तो किसी बगीचे जैसा लग रहा है। मेहनत और हरियाली मिल जाए तो जगह अपने आप खूबसूरत बन जाती है। अब जो भी यहाँ आएगा उसे घर जैसा खाना मिलेगा। अब जो भी किसान, मजदूर या राहगीर वहां से गुजरता है, उसे प्यार से ताज़ा खाना खिलाया जाता है। कुछ दिनों बाद दोपहर के समय एक सफेद कार खेत के पास आकर रुकती है। अंदर बैठा परिवार चारों तरफ फैली हरी भरी फसल, बेलों से ढका ढाबा और मिट्टी के चूल्हे से उठती खुशबू देखकर वहीं रुक जाता है। अरे वाह भाई वाह, हरे भरे खेत, ताजी रसोई और ऊपर से यही खाना भी मिल रहा है। पूरा परिवार ढाबे में बैठकर गर्मा गर्म रोटी, ताजी सब्जी, दाल और छाछ खाता है। खाना खत्म होते ही उनके चेहरे पर संतोष दिखाई देता है। अरे दीदी, आपने तो कमाल का खाना बनाया है। ऐसा स्वाद तो आजकल बड़े बड़े ढाबों में भी नहीं मिलता। भैया, ये हमारी मेहनत और सामने लहराती हुई ताजी सब्जियों का कमाल है। मैं अपने दोस्तों को भी यहाँ जरूर लेकर आऊंगा, उन्हें भी ऐसा खाना जरूर पसंद आएगा। ग्राहक मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है, लेकिन जाते जाते अपने मोबाइल से ढाबे और खेत की कई तस्वीरें भी ले लेता है। धीरे धीरे ढाबे की चर्चा आसपास के गांव और सड़क से गुजरने वाले लोगों तक पहुंचने लगती है। अब रोज कई गाड़ियां वहां रुकने लगती हैं। कोई चिप्स खरीदता है, कोई बच्चों के लिए टॉफी लेता है, तो कोई परिवार के साथ बैठकर ताज़ा खाना खाता है। खाने वाले हर ग्राहक उनके स्वाद और अपनापन की तारीफ करके जाता है। यहाँ का खाना बिल्कुल घर जैसा है। अगली बार पूरा परिवार लेकर आऊंगा। ढाबे पर अब पहले से काफी ज्यादा भीड़ रहने लगी होती है। पूरे परिवार के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देती है। देख लिया, हमारा आइडिया कितना अच्छा काम कर गया। तुम तीनों जैसी समझदार पत्नियां हर किसी को नहीं मिलती। आज हमारा काम चल पड़ा है तो सिर्फ तुम लोगों की वजह से। देख लेना, एक दिन हमारी खेत वाली रसोई बहुत बड़ा नाम कमाएगी। लेकिन हर किसी को उनकी तरक्की पसंद नहीं आती। गांव के कुछ लोग उनसे जलने लगते हैं। एक रात जब पूरा परिवार सो रहा था, तभी कुछ चोर चुपके से ढाबे के बाहर आते हैं। वो चिप्स के पैकेट, बिस्किट और कुछ जरूरी सामान चुराकर भाग जाते हैं। अरे, इतने सारे सामान के पैकेट कहाँ चले गए? किसी ने रात में चोरी कर ली। लोग हमारी मेहनत भी नहीं देख पा रहे। अब हमें भी थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा। उसी दिन पूरा परिवार मिलकर खेत और ढाबे की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला करता है। तीनों बेटे पूरे खेत के चारों तरफ मजबूत लोहे के तार लगा देते हैं। ढाबे के बाहर लोहे का बड़ा गेट भी लगाया जाता है, जिसे रात में बंद कर दिया जाता है। अब कोई आसानी से अंदर नहीं आ पाएगा। मेहनत की कमाई की रक्षा भी जरूरी है। अगर तुम ये लोहे के तार वाला आइडिया नहीं देती ना, तो हम तो ऐसे ही नुकसान उठाते रहते। अब हमारा खेत पहले से ज्यादा सुरक्षित है। अगले दिन गांव में कुछ बड़े अमीर लोग महंगी गाड़ियों से आते हैं। उनके साथ वही ठेकेदार भी होता है, जो उन्हें आसपास की जमीनें दिखा रहा होता है। अरे सर, यही सबसे अच्छी जमीन है। देखिए कितनी शानदार फसल हो रही है। यहाँ के किसानों ने बहुत मेहनत की है। देखिए, हमें जमीन बेच दो, हम यहाँ एक बड़ा फार्म हाउस बनाना चाहते हैं। माफ कीजिएगा, ये जमीन बिकाऊ नहीं है। अरे सोच लो, ये लोग तुम्हें दुगने पैसे देने को तैयार हैं। इतनी सुंदर फसल और हरियाली देखकर ये लोग यहाँ पे आए हैं। ये सिर्फ खेत नहीं, हमारी मेहनत होता, हमारे जज्बात है। हमने ये जमीन बड़ी मुश्किल से खरीदी है, इसे किसी कीमत पर नहीं बेचेंगे। जितने पैसे मांगोगे उतने देंगे। कुछ चीजों की कीमत पैसे नहीं होती। तीनों भाइयों के साफ इनकार के बाद वो अमीर लोग गांव के दूसरे गरीब किसानों के पास चले जाते हैं। वहां भी वो दुगने 3 गुने पैसे देने का लालच देने लगते हैं। देखो, हमें अपनी जमीन दे दो, जितना बाजार भाव है उससे कहीं ज्यादा पैसे देंगे।
इतने पैसे? शायद हमें मान जाना चाहिए। सोच समझकर फैसला करना, जमीन बिक गई तो दोबारा वापस नहीं मिलेगी। अरे भाई ठीक है, कल पैसे लेकर आ जाना, हम अपनी जमीन बेच देंगे। अमीर लोग मुस्कुराते हुए वहां से चले जाते हैं। तीनों भाई दूर खड़े ये सब देखते रहते हैं। उसी शाम गांव की चौपाल पर एक बड़ी बैठक बुलाई जाती है। गांव के लगभग सभी किसान, महिलाएं और बुजुर्ग वहां इकट्ठा होते हैं। सामने तीनों बहुएं खड़ी होती हैं। उनके पीछे हरे भरे खेत हवा के साथ लहरा रहे होते हैं। ये खेत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये हमारे जज्बात है। हमने इन्हें अपने पसीनों से सींचा है, अपनी भूख सहकर बचाया है। अगर आज कोई अमीर आदमी आकर पैसों के दम पर हमारी मेहनत खरीदना चाहे तो क्या हम अपनी जिंदगी भर की कमाई उसे यूं ही दे देंगे? हमने सर्दी, गर्मी, बारिश और तूफान हर मौसम में इन फसलों की रक्षा की है। अब कोई भी पैसों का लालच देकर हमसे हमारी पहचान नहीं छीन सकता। चौपाल में बैठे सभी गांव वाले ध्यान से उनकी बातें सुनते हैं। कई लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। बिल्कुल सही कहा बहू, हमने दिन रात मेहनत करके फसल तैयार की है। अब कोई भी हमें लालच देकर हमारी जमीन नहीं खरीद सकता। अरे भाई, आज तुम तीनों ने हमें हमारी जमीन की असली कीमत समझा दी। अगली सुबह वही अमीर लोग फिर से गांव में आते हैं। उनके हाथ में पैसों से भरा बैग होता है। पूरा गांव चौपाल के पास इकट्ठा हो जाता है। लो, मैं दुगने पैसे लेकर आया हूँ, अब अपनी जमीन हमारे नाम कर दो। नहीं भाई, हम अपनी जमीन नहीं बेचेंगे। ये जमीन हमारी मेहनत है, कोई सामान नहीं जिसे बेच दे। इस जमीन की कोई कीमत नहीं लग सकती। आप जैसे लोग गरीबों को पैसों का लालच देकर उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी छीन लेते हैं, लेकिन अब इस गांव का कोई किसान आपकी बातों में नहीं आएगा। सभी गांव वाले एक साथ खड़े होकर अपने फैसले पर डटे रहते हैं। ये देखकर ठेकेदार आगे बढ़ता है। अरे भाई, ये जमीन तो मैंने ही तुम्हें दी थी ना, अब जब तुम्हें इतने अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो बेच क्यों नहीं रहे हो? ठेकेदार साहब, हमने ये जमीन आपको पैसे देकर खरीदी थी, मुफ्त में नहीं ली थी। अब ये जमीन हमारी है और हमने इसे अपनी मेहनत से स्वर्ग बना दिया है। इसे किसी कीमत पर नहीं बेचेंगे। पूरे गांव के किसान एक साथ तीनों भाइयों के पीछे खड़े हो जाते हैं। हम अपनी जमीन नहीं बेचेंगे। हम भी अपनी जमीन नहीं बेचेंगे। गांव वालों की एकता देखकर अमीर लोग और ठेकेदार निराश होकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही पूरा गांव खुशी से झूम उठता है। सभी लोग तीनों बहुओं की तारीफ करने लगते हैं। बहू, अगर तुम हमें नहीं समझाती तो हम लालच में अपनी जमीन बेच देते। हम अनपढ़ जरूर है, लेकिन अब समझदार बन गए हैं। अमीर लोग पैसे देकर चले जाते और हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। यही तो समझदारी है। मेहनत की चीज कभी जल्दबाजी में नहीं बेचनी चाहिए। किसान की बड़ी दौलत उसकी जमीन होती है। अगर किसान अपनी जमीन बचाए रखेगा तभी उसका भविष्य सुरक्षित रहेगा। जो लोग पहले उनसे जलते थे वो भी अब आगे आकर उनकी तारीफ करने लगते हैं। बहू, हमने तुम्हें गलत समझा था, तुमने तो पूरे गांव का भला कर दिया। कुछ दिनों बाद तीनों बहुएं, तीनों बेटे कमला और प्रीतम गांव के लोगों के साथ मिलकर सरकारी अधिकारियों से मिलने जाते हैं। वो गांव के विकास के लिए आवेदन देते हैं। साथ ही गांव वालों को सरकार की किसान योजनाओं, राशन योजना और अन्य सुविधाओं की जानकारी भी देते हैं। हर योजना की जानकारी रखना भी उतना ही जरूरी है जितनी खेती करना। अगर हम मिलकर आवाज उठाएंगे तो सरकार भी हमारी बात जरूर सुनेगी। हमें अपने गांव में एक बड़ी सब्जी मंडी चाहिए ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने शहर ना जाना पड़े। कुछ समय बाद उनकी मेहनत रंग लाती है। सरकार गांव में एक बड़ी सी सब्जी मंडी बनवाने की मंजूरी दे देती है। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ी और सुंदर सब्जी मंडी बनकर तैयार हो जाती है। अब हर किसान अपनी ताजी सब्जियां लेकर वहीं बैठता है। रघु, मयंक और देवेश भी अपनी खेत की ताजी सब्जियां रोज मंडी में बेचने जाते हैं। उनकी सब्जियां सबसे पहले बिक जाती हैं क्योंकि उनकी गुणवत्ता सबसे अच्छी होती है। अरे भाई, हमें सबसे ताजी सब्जियां इसी गांव से मिलती हैं। अरे भाई, हमारे होटल और रेस्टोरेंट की सारी सब्जियां यहीं से जाएंगी। देखते ही देखते वो मंडी पूरे इलाके की सबसे बड़ी सब्जी मंडी बन जाती है। जिस गांव को पहले कोई पहचानता तक नहीं था, अब वही गांव ताजी सब्जियों की सबसे बड़ी मंडी के नाम से जाना जाने लगता है। मंडी और ढाबे की अच्छी कमाई से कुछ समय बाद तीनों भाई अपने परिवार के लिए एक सुंदर पक्का घर बनवा लेते हैं। लेकिन खेत के किनारे बनी उनकी पहली रसोई और छोटा सा ढाबा आज भी पहले की तरह चलता रहता है, क्योंकि वहीं से उनके संघर्ष और सफलता की शुरुआत हुई थी। बेटा, तुम तीनों ने हमारा नाम रोशन कर दिया। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा छोटा सा गांव इतनी ऊंचाई तक पहुंचेगा। आज सच में लगता है कि मेहनत और एकता कभी बेकार नहीं जाती। गांव के प्रधान पूरे गांव के सामने तीनों भाइयों और तीनों बहुओं को सम्मानित करते हैं। गांव की तरक्की में
सबसे बड़ा योगदान तुम्हारे परिवार का है। आज से गांव के विकास और किसानों की देखरेख की जिम्मेदारी भी तुम लोगों की होगी। हमें आप सब पर गर्व है। ये जीत सिर्फ हमारे परिवार की नहीं, पूरे गांव की है। जब पूरा गांव साथ खड़ा हो जाए तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। दूर दूर तक लहराते खेत के किनारे चलता हुआ उनका मशहूर ढाबा, पास में बनी बड़ी सब्जी मंडी और बीच में खड़ा उनका नया पक्का घर, ये सब उनकी सालों की मेहनत और कभी हार न मानने वाले हौसलों की कहानी सुना रहा होता है। अगर तीनों बहुएं गांव वालों के ताने सुनकर हार मान लेती तो क्या आज उनका अपना ढाबा होता? क्या गांव में इतनी बड़ी सब्जी मंडी खुल पाती? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।